नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल बिहार में चल रही दिलचस्प चुनावी राजनीति पर, जिसमें हर छोटे बड़े मुद्दे पर सियासी स्कोरिंग की कोशिश हो रही है। और इसकी एक मिसाल आज फिर मिली, जब लालू यादव अपना 78वां जन्मदिन मना रहे थे तो समर्थकों की ओर से लाया गया 78 किलो का केक उन्होंने तलवार से काटा। चुनावी सीजन में बीजेपी को वो तलवार भी चुभ गई। बीजेपी ने लालू की तलवार को लेकर दो सवाल खड़े किए। एक तो तलवार वाले संस्कार का सवाल और दूसरा दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के हकों पर तलवार का आरोप। बीजेपी ने यह सवाल ऐसे माहौल में खड़ा किया है जब बिहार में अपराध को लेकर सियासी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पटना में पिछले 72 घंटों में हुई 6 हत्याएं इसकी एक मिसाल है। आज फिर पटना में एक हत्या हुई। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश राज में बढ़ते अपराध का सवाल उठा रहे हैं। साथ ही चुनावी राजनीति में बिहार में एक और मुद्दा सबसे ऊपर नजर आ रहा है और वो एससी, एसटी, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक यानी जाति और आरक्षण का मुद्दा। कुल मिलाकर दोनों पक्षों की ओर से चुनावी सियासत का तरकश सजाया जा रहा है। एनडीए के तरकश में सुशासन और विकास का तीर है, तो विपक्ष के पास आरक्षण और अपराध का मुद्दा। और यही वजह है कि पिछले दिनों दरभंगा के दौरे पर गए राहुल गांधी कभी पीएम को चिट्ठी लिखकर अंबेडकर हॉस्टल के हालात सुधारने की मांग करते हैं, तो कभी तेजस्वी यादव सीएम नीतीश को चिट्ठी लिखकर विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाकर आरक्षण की सीमा 85% करने का नया कानून पास कराने की मांग करते हैं। तो बिहार में इस बार की चुनावी राजनीति किस ओर बढ़ रही है, इसी मुद्दे पर हम आज दंगल में चर्चा करेंगे। मई के 4 हफ्तों में हमने बिहार में एक सर्वे भी किया था और उस सर्वे के बड़े दिलचस्प आंकड़े भी सामने आए और वो भी आपके सामने बताएंगे। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। पटना में आज लालू के घर के बाहर से लेकर अंदर तक जश्न था। कहीं शहनाइयों पर सोहर की धुन सुनाई पड़ रही थी, कहीं बैंड बाजे पर जश्न के गीत बजाए जा रहे थे, कहीं ढोल वाले भांगड़ा की ताल पीट रहे थे। ये सब हो रहा था क्योंकि ये लालू यादव के अवतरण दिवस यानी जन्मदिन था। लालू यादव अपने घर पर बैठे हुए थे। आरजेडी के समर्थक कार्यकर्ता एक एक करके आते जा रहे थे, फोटो खिंचाकर लौट रहे थे। तभी सड़कों पर एक काफिला दिखा। इसमें रेहड़ी पर 78 किलो का लड्डू वाला केक था, पीछे 78 फलों के टोकरे थे। बैंड बाजा के साथ ये काफिला लालू यादव के सामने तक पहुंचा और फिर लालू यादव ने समर्थकों की मांग पर अपना बर्थडे केक काटा और इसी पर विवाद हो गया। क्योंकि लालू यादव को केक काटने के लिए उन्हें म्यान से निकाल कर एक तलवार दी गई। उसी भारी तलवार से सुरक्षा करने की मदद से लालू यादव ने केक काटा। तलवार वापस अपने म्यान में रख दी गई, लेकिन जन्मदिन पर लालू ने तलवार क्या पकड़ ली, सियासत की तलवार म्यान से बाहर आ गई। सबसे पहले बीजेपी ने ऐतराज जताया। क्या कि आपके तो वही माशाअल्लाह सुभान अल्लाह वैसी की वैसी है, कोई सुधार नहीं। केक भी काटा तो तलवार से। अरे बिहार की जनता पे, बिहार की दलित पे, बिहार के पिछड़ों पे इतना तलवार चलाया आपने 15 साल, अभी केक पे भी रहम नहीं कर रहे। और यही संस्कार अपनी पार्टी, अपने बच्चों सबको दे दिया। क्या आरजेडी मतलब तलवार अब भाला चला रही है। लालू की तलवार पर बीजेपी का सियासी वार ऐसे समय में हुआ जब बिहार में कानून व्यवस्था के मोर्चे पर नीतीश सरकार को लेकर तेजस्वी यादव लगातार गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि बिहार में लालू भले केक काटने के लिए तलवार निकाल रहे हों, लेकिन कानून व्यवस्था की हालत यह है कि पिछले 72 घंटे में पटना में 5 हत्याएं हो चुकी हैं। 11 जून को पटना के मैनपुरा इलाके में 24 साल की युवक की हत्या हो गई, एक युवक जख्मी हो गया। 10 जून को पटना के बिक्रम इलाके में 2 युवकों की गोली मारकर हत्या हुई। 9 जून को पटना के आलमगंज इलाके में नर्स और बेटी की गोली मारकर हत्या की गई, पति जख्मी हो गया। मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे हत्या हो रहा है, अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है और अपराधी जो है बेलगाम हो चुके हैं। कोई भी एक बार भी मुख्यमंत्री जी की कोई प्रतिक्रिया अगर आई हो तो आप बताइए। लॉ एंड ऑर्डर क्रिमिनल डिसऑर्डर में कैसे बदल रहा है। ये हमारे नेता नीतीश कुमार जी की छवि को धूमिल करने में लगे हुए हैं।
बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर जनवरी 2024 के बाद गठबंधन टूटने के बाद से ही हमलावर हैं, लेकिन लालू यादव तो पिछले 25 साल की भड़ास निकाल रहे हैं। लालू ने पोस्ट लिखकर आरोप लगाया कि अब नीतीश बताएं कि दिन दहाड़े कितनी हत्याएं हो रही हैं। लालू ने नीतीश राज में 65,000 लोगों की हत्या का दावा किया है। अब तो चर्चा केवल बिहार में नहीं, बिहार के बाहर भी चर्चाएं होने लगी हैं कि एनडीए के शासनकाल में कितना अपराध बढ़ा है। अपराध पर बोलने का इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं। इन लोगों ने बिहार को गर्त में धकेल दिया था, जंगल राज की उपाधि दिला दी। दूसरी ओर तेजस्वी आरोप लगाते हैं कि पटना में पिछले 4 महीनों में 115 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। हालांकि आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक हत्या के आंकड़ों के मामले में बिहार देश में 14वें स्थान पर है और गंभीर अपराधों के मामले में 19वें स्थान पर है। लेकिन दरअसल बिहार में सियासी लड़ाई सिर्फ कानून व्यवस्था के नाम पर ही नहीं चल रही है। चुनाव करीब आते आते बिहार में जाति की राजनीति भी जोर पकड़ रही है। इसमें कोई दल पीछे नहीं रहना चाहता, चाहे राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव। राहुल गांधी पिछले दिनों बिहार दौरे पर गए थे और दरभंगा में पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों के अंबेडकर हॉस्टल की बुरी हालत को लेकर अब राहुल ने सीधे पीएम मोदी को लेटर लिख दिया। तो तेजस्वी यादव ने 5 जून को ही नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर 85% आरक्षण का नया कानून पारित करने की मांग की। बिहार चुनाव में बमुश्किल 4 महीने बचे हैं। ऐसे में दोनों पक्षों की ओर से चुनावी मुद्दों की धार तैयार की जा रही है। एनडीए अपने 2 दशकों के सुशासन, विकास और गरीब कल्याण के नाम पर चुनावी मैदान में उतरना चाहती है, तो विपक्ष के लिए जाति गणना से लेकर आरक्षण और अब कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे को पैना किया जा रहा है। आज तक ब्यूरो। तो आज लालू यादव का जन्मदिन है 78वां, और एक जमाने में बिहार में यह कहा जाता था कि जब तक समोसे में लालू तब तक बिहार में बने रहेंगे लालू। और उसके बाद 9 बार नीतीश कुमार 2005 से लेकर अब तक 9 बार शपथ ले चुके हैं मुख्यमंत्री पद की, और पिछले 20 साल से लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और इसीलिए इस बार के चुनाव में कौन सा मुद्दा आरजेडी लेकर आएगी या इंडिया अलायंस लेकर आएगी कि जिसको लेकर उनका दावा है कि इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे, इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे कि विपक्ष के पास कौन से तीर है और सरकार के पास कौन से तीर है। हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं। गुरु प्रकाश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन राजेश राठौड़ कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियंका भारती आरजेडी का पक्ष रखेंगी। आज लालू यादव ने तलवार से केक काटा है और उसको लेकर भी बीजेपी को दिक्कत थी, उस पर भी हम प्रियंका भारती से सवाल पूछेंगे। धीरेन्द्र कुमार एलजेपी रामविलास के प्रवक्ता भी इस चर्चा में शामिल होंगे। गुरु प्रकाश का हमें थोड़ी देर में इंतजार है, वो थोड़ी देर में हमारे साथ ज्वाइन होंगे। 3 सवाल इस वक्त हम आपके सामने रखने की कोशिश करें, जिसको लेकर दंगल में हम चर्चा करेंगे। पहला सवाल, लालू का तलवार से केक काटना बीजेपी को क्यों चुभा? यह पहला सवाल है। बीजेपी के प्रवक्ता आएंगे तो उनसे इस सवाल को पूछना जरूर बनता है। दूसरा सवाल हमारा, क्या अपराध और आरक्षण के मुद्दे पर नीतीश सरकार घेरे में है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से पिछले 3 दिन में पटना शहर में हत्या की घटनाएं हुई है, 6 घटना हुई है, उसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। तीसरा अहम सवाल, क्या बिहार में बेलगाम अपराध बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है? एक जमाना था जंगल राज के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने बिहार में तख्ता पलट करके दिखाया था, और अब 20 साल के बाद यही मुद्दे पर नीतीश कुमार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या इन सारे मुद्दों पर हमारी चर्चा होगी। शुरुआत करते हैं राजीव रंजन से। राजीव जी, एक वक्त था जिसका मैंने जिक्र किया कि जंगल राज का मुद्दा काफी हावी हो रहा था, लेकिन आज की स्थिति में विपक्ष कहने की कोशिश कर रहा है कि जुर्म की बहार है, नीतीश कुमार है। देखिए, कुछ घटनाओं के आधार पर बिहार की कानून व्यवस्था को राजद के जंगल राज से उसकी तुलना किया जाना या उससे भयावह बताया जाना, ये तो जनता पर छोड़ दीजिए। और लगातार मिल रहा है जनादेश ने ये बता दिया है कि लोग 90 से 2005 के उस दौर से किस कदर आतंकित रहे हैं कि आज भी उस दौर की वापसी के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, आपने अभी जो एनसीआरबी के जो 2 आंकड़े दिखाए और जो अपराध को लेकर के जो प्रामाणिक आंकड़े 2022 तक के हैं, और उसके बाद इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की जो ताज़ा रिपोर्ट है जो 2025 में आई है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट पुलिस बल के आधुनिकीकरण, ट्रेनिंग और जो उनके अनुसंधान की गुणवत्ता को लेकर कानून व्यवस्था में जो न्यायपालिका और जो एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का समन्वय है, इन तमाम
संकेतकों के आधार पर जो भी रैंकिंग बनाई है, उसके हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि बिहार का पुलिस बल पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर हुआ है। पुलिस बल में महिलाओं की उपस्थिति पूरे देश में आनुपातिक तौर पर सर्वाधिक है। चाहे वो पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारियों और कर्मियों का सवाल है, हम लगातार उनकी निर्धारित क्षमता से ज़्यादा उनकी नियुक्तियां करके उनको ज़्यादा समावेशी और विकासपरक बना रहे हैं। फिर भी जो कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार जी के सुशासन का मंत्र है, जहां भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो निसंदेह हम भी आहत होते हैं। और पुलिस मुख्यालय हर घटना को लेकर पहले की तरह नहीं कि हम बैठे हैं और मुख्यमंत्री जी के निवास से फिरौती के मामले सुलझाए जा रहे हो, वो दौर नहीं है। आज कार्रवाइयाँ होती हैं लगातार, जो भी घटनाएं हो रही हैं उनकी अपराधियों की गिरफ्तारियां हो या कई मामलों में स्पीडी ट्रायल के जरिए उन्हें सख्त से सख्त सजा जल्द से जल्द मिले, इसके फैसले लिए जा रहे हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है जो कल के मुकाबले आज की तस्वीर है वो उसकी कोई तुलना राजीव नहीं रंजन है। जी ठीक है, आपने कहा कि पुलिस रिफॉर्म्स हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, और मुझे प्रियंका भारती के पास जाना है क्योंकि सीधे सीधे इस पूरे मामले को लेकर तुलना की जा रही है कि जंगल राज में यानी लालू यादव के राज में क्या होता था, जिसका जिक्र वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राजीव रंजन जी, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं 2017 से लेकर 2022 तक, ठीक है। उन आंकड़ों में साफ नजर आता है कि बिहार में, और ये एनसीआरबी का डेटा है, बिहार में किडनैपिंग और एब्डक्शन की घटनाएं 2017 में 8,479 घटनाएं हुई थी, तो 2022 तक 11,822 घटनाएं हुई है, यानी सीधा राइज इसमें यहां पर हमको नजर आता है। मर्डर की घटनाओं में भी कोई कमतरता नहीं हुई है। 2,803 घटनाएं 2017 में हुई थी, तो 2022 तक वो घटनाएं 3,000 के करीब जाकर पहुंच गई है। कहीं ना कहीं सरकार किसी की भी हो, लेकिन बिहार में जुर्म का राज खत्म नहीं होता। इसी बात को लेकर लगातार सवाल उठाया जाता है, क्योंकि आपने 2005 में तख्ता पलट यही कहकर किया था कि आप माइग्रेशन बंद कराएंगे और उसके साथ साथ जंगल राज खत्म करेंगे, हत्या अपहरण की घटनाओं को काबू करेंगे। लेकिन उसके बावजूद जो स्थिति है एनसीआरबी के डाटा के तहत, वो उस तरीके से नहीं दिखती। राजीव रंजन, देखिए, हम तो एनसीआरबी के आंकड़ों को अगर आप इस तरह से देखें, बड़े राज्यों के साथ त्रासदी क्या है, उनके आंकड़ों को अगर आप राज्यवार देखेंगे तो वो आंकड़े ज़्यादा बढ़े हुए दिखेंगे। लेकिन अगर प्रति लाख आबादी के हिसाब से वो आंकड़े देखेंगे तो जो आईपीसी और एसएलएल, स्टेट लेजिस्लेटिव लॉ जिसको कहते हैं, जो शराबबंदी जैसे राज्य के कानून हैं, उसकी वजह से जो आंकड़े थोड़े इन्फ्लेटेड जो बढ़े हुए दिखते हैं, अगर आईपीसी और एसएलएल दोनों को मिलाकर के भी हम देखें तो भी पूरे देश में जो कानून व्यवस्था के आंकड़े हैं उसमें लगभग 40% बिहार के आंकड़े राष्ट्रीय औसत से कम है। आज भी केरल, तमिलनाडु और जो इनके अनेक शासन के राज्य हैं, यहाँ तक कि हिमाचल भी, उससे भी आईपीसी की जो रैंकिंग है वो बिहार की बेहतर है। लेकिन हमारा ये मानना है कि नीतीश कुमार जी का मुकाबला नीतीश कुमार जी से ही है। अगर कहीं कोई इसके बावजूद कोई कमी आई होगी तो उसको सख्ती से सुधारने के लिए लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रियंका भारती, और हर जो इस कुल मिलाकर जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी होश में हैं। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एब्सोल्यूट नंबर पे मत जाइए, क्राइम रेट देखिए। और क्राइम रेट के नंबर जो ग्राफिक्स हम चला रहे थे, जी बोलिए। आपने जो क्राइम रेट का ग्राफिक्स चलाया वो कब तक का है, आपने खुद बताया 2022। उसके बाद एनसीआरबी ने खुद डेटा जनरेट नहीं किया है, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन डेटा आएगा सबसे ज्यादा अपराध पाया जाएगा कहीं तो वो बिहार में। नीतीश कुमार जी का मुकाबला, नीतीश कुमार जी हाथ जोड़ते, सर पे गमला रखते क्यों नजर आते हैं? पहली बात, आप कहते हैं कि पुलिस बल इतना ज्यादा बढ़ गया, पुलिस को दौड़ा दौड़ा के अपराधी मार रहे हैं। कभी भू माफिया मारा है, कभी बालू माफिया मारा है। मुंगेर में तो सीधे ऐसा का हत्या हो गया धारदार हथियार से। उसके अलावा आप कंपैरिजन करते हैं ना लालू जी के राज का, नीतीश जी के राज का। 10 साल का आंकड़ा बता रही हूं आपको, 8,189 आंकड़े हैं दंगों के
जो कि नीतीश कुमार जी के राज में हुए 11,698। अपहरण हुए लालू जी और राबड़ी जी के कार्यकाल में 2,226, आपके कार्यकाल में हुए 8,972। रेप के मामले 972 हुए लालू जी के कार्यकाल में, आपके समय में 1,198। ये तो आंकड़े हैं सिर्फ। उसके अलावा आपने जब बलात्कार किसी लड़की का होता है तो उसके साथ संवेदनहीनता नहीं बरती जाती, इतना तो आपको मालूम होना चाहिए। उस बच्ची के साथ, कुड़नी की बच्ची के साथ जब बलात्कार हुआ, उसका पेट चीर दिया गया, उसका सीना चीर दिया गया, आपने उसको बेड तक मुहैया नहीं कराया। 6 घंटे तक वो बच्ची जिंदगी और मौत से लड़ती रही इस इंतजार में कि उसका इलाज हो जाएगा, वो बच जाएगी, वो आपने मुहैया नहीं कराया। और जब परिजन उनसे मिलने गए तो जानते हैं क्या उसको बोला गया? ये बोला गया, अच्छा बेटा का कसम खाओ तो कि बेड मिल जाता तो बच्ची बच जाती। ये तो आपकी संवेदनहीनता है। इसके अलावा मुद्दा जो था आज तक का वो था कि शिक्षा व्यवस्था में बिहार की क्या स्थिति है। क्या शिक्षा व्यवस्था पर ये बात करेंगे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कितना जीडीपी है हमारे देश का? 0.6%। इंटरेस्ट तो कोई है ही नहीं उसमें। अब अगर पिछड़े, अति पिछड़े, दलितों, पसमानदा मुसलमानों की मैं बात करूं, पिछड़े तबके में जातियां ही हैं 2,500, और आप देते हैं कितने लोगों को स्कॉलरशिप एक साल में? आपको मालूम है? एनएफओबीसी 1,000, मतलब जातियां 2,500, 80 करोड़ से ज्यादा आबादी पिछड़ों की 1,000 मात्र युवाओं को आप देते हैं एनएफओबीसी। दलितों की बात करूं, आपका खुद का आंकड़ा है कितने दलित पिछले 10 सालों में फांसी से झूल गए हैं और एकेडमिक हत्याएं हुई। आदिवासियों की तो और खराब, बदतर हालत आप लोगों ने कर दी है। 99.9% आपने उन लोगों का फंड कट कर दिया है। आप चाहते ही नहीं कि वो हायर एजुकेशन में आए। आपको मैं आंकड़े पढ़ करके बता रही हूं, टोटल 240 करोड़ फंड मिला था 2024 में। एसटी फेलोशिप जिसको खत्म करके पता है कितना कर दिया गया? 2 लाख। अरे इतना खर्च तो मोदी जी के मशरूम मखाने पर आ जाता है। आपने मानव खत्म कर दिया। आपने मुसलमानों को मिलने वाले जो हाई एजुकेशन में फंड्स होते हैं वो खत्म कर दिया। आप कहते हैं आपके पास पैसे नहीं। किस चीज के लिए पैसे हैं आपके पास? 258 करोड़ रुपए लगाए सिर्फ मोदी जी। मेरा जवाब ले लीजिए। आप तो दलितों का हक खा गए, प्रियंका जी का हक खा गए। क्या बिहार के प्रियंका आपके गवर्नर पता है क्या बोले? बीएन कॉलेज में वो गए, नहीं आप देखिए, ये बीएन कॉलेज में गए बिहार के गवर्नर, और आरिफ मोहम्मद खान का ये खुद का बयान है। वो कह रहे हैं कि पटना के कॉलेजों में बमबारी हो रही है। पिछले 1 साल में, सिर्फ 1 साल में 3 छात्रों की मर्डर्स हुए हैं, और वो खुद कह रहे हैं कि हॉस्टल्स पर तो अपराधियों का कब्जा है, बच्चे तो पढ़ते ही नहीं है। यह है शिक्षा व्यवस्था बिहार की आपकी, आपने बनाई है खुद। अब मेरा जवाब ले लीजिए। देखिए राजीव रंजन जी, 2005 में आपने किया था, आज आरजेडी आपको उसी मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रही है, और उसके अभी गुरु प्रकाश भी जुड़ चुके हैं। उनसे भी मुझे जानना है कि लालू जी के तलवार से उनको क्या समस्या है। तो जल्दी से राजीव जी आपका जवाब खत्म करिए, उसके बाद गुरु प्रकाश के पास भी चलेंगे। नहीं जी, मैं वही बता रहा था अभी। इन्होंने कहा कि भीड़ और जो अपराधियों के द्वारा पुलिस जो घायल हो रही है उसके उन्होंने कुछ भ्रामक आंकड़े दे दिए। दरअसल केरल, जो इनके इंडिया के साथी दल की सरकार है, वहां पुलिस पर जो हमले हुए हैं 265, और घायल पुलिसकर्मी वहां हुए हैं 139। वहीं उड़ीसा में जो उस समय 2022 इनकी ही बीजेडी की सरकार थी, इंडिया में हो नहीं हो लेकिन दूसरी सरकार थी, वहां 202। और राजस्थान उस समय कांग्रेस की सरकार थी, 92 लोग वहां पर पुलिस के हमले में घायल हुए। वहीं बिहार में केवल 9 लोग, और केरल में अगर ये हुआ है, ये एनसीआरबी के आंकड़े कहां के आंकड़े लाती है? ये कहां के आंकड़े लाती हैं ये? और ये बिहार की छवि धूमिल करने वाले लोगों से बिहार निपटना जानता है। प्रियंका भारती अगर बिहार में विकास नहीं दिखता है तो अपने लीडर्स को कहिए बिहार में घूमने की आदत डालें। 24 घंटे काम करने वाले नेता को अगर आप कहेंगे कि वो काम नहीं करते, और दुबई घूमने वाले नेताओं को आप काम करने वाली नेता मानती हैं, आपके नौजवान नेता से ज्यादा मेहनत नीतीश कुमार जी करते हैं। आपके नेताओं को फुर्सत चाहिए, पार्टीज चाहिए, समय गुजारने के लिए हिंदुस्तान के बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी। नीतीश कुमार जी इसी मिट्टी में हैं और काम करते हैं। वो बोलते कि बच्ची के साथ गलत हुआ। सुन लीजिए, लगातार चीखने से नहीं होगा और न चिल्लाने से होगा। अच्छा, जरा दोनों शांत हो जाइए। देखिए अभी लोकसभा चुनाव में जरा एक मिनट, जरा मुद्दा हमको बाकी चीजों पर भी लेकर जाना है। देखिए ऐसा है कि ये शुरुआत अब हो चुकी है। पिछले कुछ महीनों में बिहार में आगे जाकर जब चुनाव होंगे तब ये बातें इसी तरीके से बढ़ती जाएंगी। लेकिन जिसका जिक्र आरजेडी की तरफ से किया गया था, आरिफ मोहम्मद खान
17 मई को उनका यह स्टेटमेंट था कि बिग कंसर्न इज दैट द क्रिमिनल एक्टिविटीज आर बीइंग कैरिड आउट बाय इंडिविजुअल्स हु हैव नो कनेक्शन विद द यूनिवर्सिटी, फोर्सिबली ऑक्यूपाइड हॉस्टल प्रीमाइसेस एंड आर नेगेटिवली इन्फ्लुएंसिंग जेन्युइन स्टूडेंट्स। यानी हॉस्टल के अंदर क्रिमिनल एक्टिविटी चल रही है। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के गवर्नर यहां पर मीडिया से बात कर रहे हैं, जो यहां पर मैं देखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन गुरुप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरुप्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी को लालू यादव जी के केक काटने से भी दिक्कत है, तलवार को लेकर भी आपकी रिएक्शन आ रही है। क्या एग्जैक्टली आपको दिक्कत है, जरा वो बता दीजिएगा, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। नहीं साहिल जी, देखिए मैं अभी आपकी चर्चा को सुन रहा था और हमने कभी ये क्लेम नहीं किया कि बिहार में क्राइम जीरो हो गया है। कहां पे क्राइम जीरो हुआ है? क्राइम जीरो नहीं हुआ है, लेकिन मानसिकता क्या है? ऐसा है साहिल जी, कुछ नाम ऐसे हैं जिसको बिहार वासी आज सुनते हैं तो रूह कांपता है। शिल्पी जैन मर्डर केस याद होगा आपको। पप्पू यादव प्राइम सस्पेक्ट, क्षमा चाहता हूं, साधु यादव सीएम हाउस से ऑपरेट होता था। शिल्पी जैन के अलावा चंपा बिस्वास, किसले अपहरण, ये ऐसे नाम है, ये नाम सुन करके भी रूह कांपता है। इनके शासनकाल में 59 से ज्यादा नरसंहार हुए थे, 600 से ज्यादा हत्याएं हुई थी। तो ये कहना भी मुनासिब नहीं है, कहीं से कोई तुलना नहीं है। देयर इज एब्सोल्युटली नो कंपैरिजन व्हेन इट कम्स टू लॉ एंड ऑर्डर। यहां राष्ट्रीय जनता दल के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो लॉ एंड ऑर्डर पर टिप्पणी करे। हां, आज कार्रवाई हो रही है, आज कार्रवाई हो रही है। आज सीएम हाउस में बैठ करके कोई अपहरण का सरगना मेहनत नहीं करता है। कोई अपहरण के सरगना को कहा नहीं जाता है कि आओ शहाबुद्दीन बैठो, आओ तस्लीमुद्दीन बैठो, आओ ये बैठो। पूरा का पूरा अपहरण का सरगना, गैंगस्टर का 2023 में अररिया में एक पत्रकार की हत्या हुई थी, तब इसी नैतिकता पर बीजेपी ने भी सवाल उठाए थे, आपको याद होगा। आपने सरकार में कौन कहां पर खड़ा है उसके आधार पर नैतिकता तय नहीं होती है ना, आप तो मानेंगे। सर आप साहिल जी, आपने जितना धारा प्रवाह मेरे साथियों को बोलने दिया बगैर टोके, मुझे थोड़ा बोलने का मौका दीजिए ना। मैं आधा मिनट भी नहीं बोला। नहीं प्रियंका जी, ऐसा ये ठीक नहीं है। देखिए मैं सवाल पूछ रहा हूं, वो जवाब दे रहे हैं। बीच में नहीं बोल रहा था, उनको बोलने दीजिए, पूरा बोलने दीजिए उनको प्लीज। हाँ बोलिए। मैंने सुना। हाँ आपकी, हाँ पहली बात तो ये अपराध पे स्टेट स्पॉन्सर्ड सत्ता के संरक्षण में, सत्ता के संपोषण में ये साधु यादव, सुभाष यादव, इनका तांडव पूरे बिहार को याद है। पटना में कोई 6 बजे के बाद निकलता नहीं था। शिल्पी जैन जो मिस पटना थी, पटना वुमेन्स कॉलेज की छात्रा थी, रेप करके तार करके उनकी बॉडी को रख दिया गया था। उनका और गौतम सिंह का हत्याकांड से पटना वासियों का रूह कांपता है। और ये रूह कांपने वाली पार्टी आज अपराध पे भाषण दे रही, मुझे समझ में नहीं आता। दूसरी बात, लालू जी का जन्मदिन है, ठीक है, आज क्या हो रहा है सर? हम ईश्वर से कामना करते हैं। मुझे एक बात बताइए, ठीक है, आपकी बात मैं मानता हूं गुरुप्रकाश जी, और इस बात को लेकर हम आरजेडी को सवाल पूछेंगे कि उनका जो इतिहास है वो कई बार उनके खिलाफ खड़ा होता है और कई बार वही इतिहास दिखाकर लोगों ने उनके खिलाफ वोट किया हुआ। यह बात तो सही है, लेकिन आज की स्थिति में भी यही मामला दिखता है। 6 बजे के बाद पटना में बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। पटना के कई लोग कह रहे हैं। 10 जून की घटना में यहां पर देख रहा हूं, बाइक सवारों ने 2 युवकों को गोली मार दी। 9 जून को विक्रम थाना क्षेत्र मंझोली सिंगाड़ा मार्ग पर अपराधियों ने 2 युवकों को गोली मार दी। 9 जून को ही बेटी की, एक महिला और उसकी बेटी की हत्या कर दी गई। 6 बजे के बाद बाहर निकलना आज भी तो मुश्किल हो रहा है। यही तो सवाल उठ रहा है ना। और आज की स्थिति में जो सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि 20 साल तक एक ही सरकार चल रही है, उसकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं लेनी पड़ेगी ना गुरुप्रकाश जी। आपको याद होगा कि मीडिया ने उस वक्त लालू जी को कितने सवाल पूछे थे, जितने घटनाएं आपने गिनवाई है उन सभी मुद्दों पर हमने सवाल उठाए थे। जी जी नहीं तो साहिल जी, मैं अस्वीकार कहां कर रहा हूं? साहिल जी, मैं कतई भी अस्वीकार नहीं कर रहा हूं। मैंने अपने उद्बोधन के शुरुआत में पहले लाइन में ऐसा कहा कि पटना क्राइम फ्री हो गया है, बिहार क्राइम फ्री हो गया, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस, स्टेट स्पॉन्सर्ड कास्ट वायलेंस, स्टेट स्पॉन्सर्ड मैसेकर्स, ये जो होते थे, गांव के गांव गला काट दिया जाता था दलितों का, पिछड़ों का, तब कहां थे ये लोग? हम पूछना चाहते हैं। और आपके आखिरी बात में क्या क्या समाप्त करूंगा, मतलब रणवीर सेना का जमाना चला गया, ये आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। दलितों को भोजन बांटेंगे। अरे सर, अब साहिल जी, आप बगैर हस्तक्षेप के एक वाक्य नहीं पूरा करने दे रहे हैं सर, ऐसे थोड़ी होता है। आज ऐसा क्या कर रहे हैं? एक वाक्य पूरा करने दीजिए। लालू जी का जन्मदिन है, सामाजिक सद्भावना दिवस मन रहा है। कल से आरजेडी के लिए दलितों को भोजन कराएंगे। दलितों को भोजन नहीं, दलितों को भागीदारी दीजिए, दलितों को शेयर एंड पावर दीजिए। पार्टी में जब देना होगा तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे, राबड़ी देवी एमएलसी बनेंगी, मीसा भारती राज्यसभा जाएंगी, दूसरी बेटी लोकसभा लड़ेगी। ऐसा नहीं है। दलितों को भोजन नहीं, दलितों को भागीदारी चाहिए। दलितों को भोजन मत कराइए आप, दलितों को भागीदारी देने से डरते हैं आप। वही ओरिजिनल सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा गुरुप्रकाश जी। वो तलवार वाले मुद्दे पर क्या दिक्कत है वो भी बता दीजिए ना। साहस रखिए। वो तलवार वाला सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा। तलवार चलाने पर क्या दिक्कत थी? मैं बता रहा हूं आपको।
अरे भाई, ये तलवार चलाते हैं दलितों के ऊपर, तलवार चलाते हैं पिछड़ों के ऊपर। कहां पार्टी में कोई दलित आया है आगे? पार्टी में कितने अध्यक्ष के दलित हुए? हम बता सकते हैं हमारे यहाँ कितने हुए? कितने दलितों को लीडरशिप का स्थान देते हैं आप? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री, तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री, मीसा भारती राज्यसभा, राबड़ी देवी एमएलसी। अब नहीं चलेगा। दलित, पिछड़ा, मूसर, पासवान, रविदास सबके सब पावर के स्थान पे आएंगे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल शुद्ध रूप से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आप थोड़ा सच का साथ, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था प्रियंका, थोड़ा संस्कार को परिचय दिया, ऐसा नहीं होता दीदी। इसलिए दलितों की चिंता है, दलितों को भोजन कराएंगे। वाह भाई वाह, दलितों को भोजन कराने वाले आप कौन होते हैं? आज 80 करोड़ से अधिक लोगों को सरकार के द्वारा राशन दिया जा रहा है। ये कोई राष्ट्रीय जनता दल साल में एक दिन दलितों को भोजन कराएगी? भोजन नहीं, भागीदारी दीजिए, पार्टी में भागीदारी दीजिए, उस दिन हम स्वीकार करेंगे। प्रियंका जी, जल्दी से आपका जवाब हुआ है। मुझे कुछ आंकड़े भी आपके सामने रखने हैं, एक सर्वे के आंकड़े भी आपके पास दे। प्रियंका, पहली बात, तलवार से काटना इन लोगों को चुभेगा ही, केक काटना तलवार से इनको चुभेगा ही, क्योंकि इनके लिए प्रेमी वो होते हैं ब्रह्मेश्वर मुखिया जैसे लोग जो दलितों पिछड़ों का तलवार गला से काटते हैं। उनके लिए श्रद्धांजलि सभाएं पता नहीं क्या क्या ऑर्गेनाइज करवाते हैं ये लोग। उसके अलावा आपने खुद ही इनसे एक सवाल पूछा आरिफ मोहम्मद खान जी के बयान के ऊपर में, आरिफ मोहम्मद खान जी के बयान के ऊपर में किसके गवर्नर गांव निपटा दिए गए थे कौन दलितों है के, ये? और आज आरिफ राष्ट्रीय जनता मोहम्मद दल खान बोल कौन रही है ये? शरण आनी अरे चाहिए भाई, राष्ट्रीय दल को। क्या बात कर दलितों रहे का हैं नरसंहार आप? किया क्या गया बात था। कर रहे हैं आप? दलितों का नरसंहार अमीर किया चंद गया आयोग, था। एक ऐसा नहीं सेकंड, है भाई। एक सेकंड सुनिए। अब लक्ष्मणपुर बातें में एक क्या सेकंड हुआ था, सुनिए। बस ये भी जवाब देना चाहिए अब आप आपको। सुनिए, अब आप सुनिए, अब आप सुनिए, मैं बताती हूँ ना क्या हुआ था, मैं बताती हूँ क्या हुआ था। जवाब दे दीजिए आप एक अमीर दास बार। आयोग बनवाया लक्ष्मणपुर बातें किन्होंने? नरसंहार पे भी लालू जवाब जी ने देना राबड़ी चाहिए जी आपको। में, ताकि पता तलवार चल जाए काटेंगे, कि दलितों को कौन भोजन लोग कराएंगे। involved थे। भोजन नहीं, कौन भागीदारी नेता दीजिए involved दलितों थे को। भाजपा उसमें? दलितों को कौन लोग भोजन नहीं, दलितों को भागीदारी गला दीजिए, उस दिन काटते हम मानेंगे। थे? कौन पिछड़ों का गला भोजन काटते कराने थे? वाले आपने होते हैं अमीर दास राष्ट्रीय जनता आयोग दल को बंद वाले। करवा दिया? भोजन कौन कराएंगे लोगों ने राष्ट्रीय बंद जनता दल करवाया? वाले। खुलवाइए इतने फाइल। बड़े नहीं हुए आपके दलितों को खुलवाइए भोजन कराएंगे आप। भोजन अरे नहीं, आप भागीदारी बात दीजिए। करेंगे, आप बात तेजस्वी प्रताप, करेंगे। तेज प्रताप बोलेंगे। आप बात करेंगे ना तो हंसी आएगी। शायद आप यही बात वजह करेंगे तो है। हंसी आएगी। सबकी शायद- याद आती है, शायद- कुड़नी शायद- की उस दलित शायद- बच्ची की नहीं याद आती है। कुड़नी की वो बच्ची नहीं याद आती है, उसका शायद बलात्कार यही वजह हुआ, है। वो कोई नहीं है। शायद यही क्योंकि वो वजह है। गरीब अरे, लक्ष्मणपुर आज बातें की नहीं स्थिति याद में है भी- आपको? बात नहीं शिल्पी जैन नहीं करेंगे। याद है आपको? शिल्पी जैन पे भी याद जितनी करिएगा अभी। बातें आप करें उसको शिल्पी लेकर, जैन जरा पे एक बात मिनट, करिए, कुछ शिल्पी जैन नंबर को भूल मैं आपके जाइए। सामने रखता हूं। चंपा विश्वास को भूल चलिए, एक जाइए, सर्वे ऐसा हमने नहीं किया होगा। था। सब याद करना होगा। प्रियंका जी, गुरु प्रकाश, देखिए ऐसा है, मुद्दे तो सारे निकलने वाले और अगले 4 महीने में हमें ये सब बहस करने का बहुत बार मौका मिलने वाला है। लेकिन मई महीने में 4 हफ्तों में हमने एक सर्वे किया था। जून के पहले हफ्ते तक का ये सर्वे दरअसल हम कह सकते हैं, और कुछ सवाल हमने लोगों से पूछे थे, उसके जवाब क्या है हम देख सकते हैं। पहला सवाल हमने ये लोगों से ये पूछा था, बिहार की जनता से, कि राज्य सरकार के कामकाज से कितने लोग संतुष्ट हैं। ये पहला सवाल हमने उसको पूछा था। जवाब क्या दिया था वो भी देखते हैं। बहुत संतुष्ट है कहने वाले 34.3% लोग थे। कुछ हद तक संतुष्ट है कहने वाले 29.4% लोग थे। 20 साल के बाद कुछ हद तक संतुष्ट है, यानी ये फ्लोटिंग वोट हो सकता है एक तरीके से अगर हम देखें तो। और बिल्कुल असंतुष्ट है ये कहने वाले 34.2%, यानी पूरी तरह संतुष्ट 34% लोग करीब करीब, और पूरी तरह असंतुष्ट 34% लोग। इस तरीके से बिहार पूरी तरीके से कटा हुआ, और इसी के वजह से नीतीश कुमार अहम हो जाते हैं कई बार। आगे, नीतीश कुमार के कामकाज से कितने संतुष्ट है, कामकाज से कितने संतुष्ट है। सरकार का एक काम हो गया, अब नीतीश कुमार के, पर्टिकुलरली नीतीश कुमार के कामकाज से कितने लोग संतुष्ट हैं। 33.4% लोग कह रहे हैं कि बहुत संतुष्ट है। कुछ हद तक संतुष्ट है 25.4%, और बिल्कुल असंतुष्ट कहने वाले लोग हैं करीब 40%, 39.8%। और बिहार के, आखिरी सवाल हमारा यह था कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर आपको कौन पसंद आ रहा है, तो तेजस्वी यादव का नंबर है 36.2%। अभी भी तेजस्वी यादव आगे बढ़े हुए, और यही सर्वे हमने फरवरी में किया था, तब तेजस्वी यादव की अप्रूवल रेटिंग 40% तक थी, जो अभी 36.9% नजर आ रही है। नीतीश कुमार की अप्रूवल रेटिंग उतनी ही बनी हुई है, 18.4%। प्रशांत किशोर 16.4% पर है, और अन्य 10.9% यानी 10.9% पर यहां पर हमें नजर आ रहे हैं। और इसीलिए सवाल बार बार यही उठता है कि आज की स्थिति में धीरेन्द्र कुमार, आपके गठबंधन में नीतीश कुमार ये जरूरी बन गए हैं, क्योंकि जितने लोग सरकार के काम से खुश हैं उतने ही लोग सरकार के काम से खुश नहीं है, और जो फेंसिंग पर बैठे हुए लोग हम कह सकते हैं वो करीब करीब 30% है। और इसके लिए नीतीश कुमार दोनों ही तरफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 2005 से साहिल भाई नीतीश कुमार जी
ने जो विकास का काम किया है और बिहार में जो एक शांति का वातावरण पैदा किया है, तो ये दोनों तरफ क्या होता है, पूरे बिहार के 13 करोड़ लोगों की सेवा की है, इसलिए वो जरूरी है। अब सत्ता प्राप्ति के लिए जिस तरह का आरोप लगाए ये लोग, इनको लगाने का नैतिक अधिकार नहीं है। और दलित और पिछड़ों की बात करना सही में इनके बस की बात नहीं है। जब जब इनको मौका लगा है, तब तब तो उप मुख्यमंत्री जब बनने की बात आई, वहां तक भी जब इन्होंने दलित और अल्पसंख्यकों को जगह नहीं दी। इन्हीं के पार्टी में कई ऐसे दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के नेता रहे जिनको उप मुख्यमंत्री तक बनाना पसंद नहीं किया। आखिर दलित को इतना कमजोर ये लोग समझते क्यों है, और दलित अपना भला क्यों नहीं कर सकता है, इस बात पे क्यों नहीं आते हैं। दलितों के आरक्षण की बात भी यही करना चाहते हैं। क्यों भाई, आज दलित वर्ग बहुत मजबूत है और दलित के आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात करते हैं। इस बात से में आपको कहाँ जगह मिली है। जातीय गणना होती है बिहार में, इसी को लेकर के भारत सरकार ने भी इसको आगे बढ़ाया है। और जातीय गणना जब होगी तो उन जितनी जातियों की आप बात कर रहे हैं, उसके बाद अगर हम उसको तो अगली बार चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे ना सर वीरेंद्र जी? साहिल जी, मैं वहां दलित मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं, कैसा है, दलित मुख्यमंत्री बनाने का सपना रामविलास जी का था और इसीलिए उन्होंने सरकार बनने नहीं दी थी, आपको याद होगा, उस वक्त हमने चर्चा भी की थी। इस बार तो चिराग पासवान को मौका मिलेगा ना दलित मुख्यमंत्री के लिए। मेरे नेता ने कहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और हम एक कार्यकर्ता होने के नाते तो जरूर चाहते हैं कि हमारे नेता बिहार के मुख्यमंत्री हो। और सिर्फ मुख्यमंत्री की बात क्यों सोचे, 2047 तक अगर देश सशक्त हो जाएगा और मजबूत राष्ट्र होगा तो एक दलित प्रधानमंत्री तक की बात क्यों नहीं सोच सकता है। और इसलिए सोच सकता है कि मुसलमान मुख्यमंत्री की भी मांग की थी, आपको याद होगा। सर 2 मिनट बोलने दिया जाए। अगर प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में दलित आज इतना सोच भी सकता है। नहीं तो एक दौर था कि दलित तलवारों से काटा जाता था, ये गुरु प्रकाश जी ने भी कहा और ये हमारे भाई राजीव जी ने कहा। और इसीलिए मैं बताता हूं कि दलितों को इतना अपने नेतृत्व पर विश्वास है कि अभी शाहबाद में अभी आप ही लोगों के द्वारा काटा जाता था। मैं बीच में नहीं टोका था, बहन आप भी नहीं टोकी है। अभी नालंदा में दलित समागम करने जा रहा हूं जहां पे दलितों को इन लोगों ने तोड़ा और सिर्फ वोट लिया। आज दलित इस बात को समझ गए हैं कि हमारा भला करने वाला नेतृत्व हमारे पास है और तभी गठबंधन हुआ है। जब दलित के नेता भी गठबंधन में मजबूत और बड़े बड़े नेता पड़े हुए तो राष्ट्रीय जनता दल के तरफ कोई देखना भी पसंद नहीं करते हैं। उस दौर से लोग भयभीत हो जाते हैं। और आपने भी कहा था कि समोसे में आलू जब तक रहेगा समोसे में आलू, ये नारा पहले लगता था ना। अब लोग पढ़ लिख रहे हैं, चरवाहा विद्यालय में नहीं जाते, अच्छे अच्छे स्कूल है, तो अब लोग बोलते हैं कि समोसे का आलू हो चाहे बिहार का आलू हो, सेहत के लिए न समोसे का आलू सेहत के लिए अच्छा है और न बिहार के लिए आलू अच्छा है। ऑर्गेनाइजेशन ने तारीफ की थी चरवाहा विद्यालय की, पढ़िए जाकर। यूनाइटेड नेशंस ने तारीफ एक जमाने में बच्चों के कदमों तक स्कूल लेके आए लालू जी। प्रियंका जी जरा आपके गठबंधन में प्रियंका जी जरा एक मिनट दोनों को शांत करिए। प्रियंका जी आपके गठबंधन में कांग्रेस भी है, जरा उनसे भी पूछ लेते हैं हम, क्योंकि जो सर्वे आया उसमें उनकी भी भूमिका हमको जाननी पड़ेगी। राजेश जी, आपको याद होगा कि एक जमाने में जो धीरेन्द्र कुमार कह रहे हैं वो कांग्रेस भी कहा करती थी और इस बार भी तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये कांग्रेस अभी तक कहने के लिए तैयार नहीं। अगर आपकी सरकार आती है तो तब की बात है, लेकिन वो अभी भी ये कहने को तैयार नहीं है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। राजेश राठौर जी, आता हूं आपके पास। धीरेन्द्र जी, राजेश राठौर, एक सवाल मेरा केवल दे दीजिए राठौर जी से। शुक्रिया साहिल भाई, आप बोलिए। चलिए सवाल भी आपका दे देते हैं। एक मिनट धीरेन्द्र जी, कुछ सवाल आपके पास रखना चाहते हैं। हाँ, चलिए। मैं कांग्रेस और राजद दोनों से कहता हूं कि दलित का प्रेम इतना दिखला रहे हैं तो क्या इनके गठबंधन में अगर सरकार बने कभी भविष्य में तो क्या ये बनाना चाहेंगे दलित को मुख्यमंत्री, तेजस्वी जी या कांग्रेस पार्टी जो अंबेडकर छात्रावास में जाते हैं या वहां पे? यही तो सवाल है ना राजेश जी, देखिए यही तो सवाल है ना। बाकी जगह पर जाकर कांग्रेस पार्टी ये कहने की कोशिश करती है कि दलितों को आगे बढ़ाइए, उन्हें मौका दीजिए, उन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का बार बार उदाहरण दिया जाता है। यहां पर भी राहुल गांधी गए थे, उन्होंने दरभंगा में जाकर हॉस्टल देखा, उसके बाद प्रधानमंत्री को खत उन्होंने लिखा हुआ है। जो सवाल पूछा जा रहा है उसको लेकर, क्या यही वजह कि तेजस्वी यादव के नाम पर अभी भी कांग्रेस तैयार नहीं हो पा रही है कि दलित मुख्यमंत्री होना चाहिए बिहार में? नहीं,
मैं सभी बातों पे आता हूं और संक्षिप्त में आऊंगा, चूंकि सबसे आखिर में आपने वक्त दिया है, तब भी धन्यवाद। राहुल गांधी जी पूरे देश में घूम के यह कह नहीं रहे हैं, करके दिखाए हैं कि दलित, शोषित, पिछड़ा, वंचितों के अधिकार की हम लड़ाई लड़ रहे हैं और जातिगत जनगणना कराने पे प्रधानमंत्री जी को मजबूर होना पड़ा है। वो प्रधानमंत्री जो स्वयं ये बात कहे थे कि जो जातिगत जनगणना की बात करते हैं वो अर्बन नक्सल होते हैं, तो प्रधानमंत्री को अर्बन नक्सल बनने पे राहुल गांधी जी ने मजबूर किया। एक दूसरा, हम आते हैं तेजस्वी यादव जी पे। आपने सवाल किया, इंडिया गठबंधन की पहले दिन बैठक हुई और उस बैठक में यह स्पष्ट हो गया, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी सभी मामलों के, जिसकी बैठक कल भी होनी है, उसके चेयरमैन तेजस्वी यादव जी होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में हम सब चुनाव लड़ेंगे। दूसरा, अभी लगातार हम लॉ एंड ऑर्डर पे बात कर रहे थे और राहुल गांधी जी भी इस बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर काफी चिंतित है। वो बिहार में आके आपके आज तक से भी उन्होंने बात की, बहुत लोगों से बात नहीं हो पाई कि आखिर उस बिहार को क्या हो गया जो ज्ञान की भूमि थी आज क्राइम की भूमि हो गई है। अभी बोल रहे थे हमारे बड़े भाई राजीव रंजन जी कि सुशासन का तंत्र है, सुशासन का मंत्र है नीतीश बाबू का। मैं मानता हूं नीतीश बाबू का सुशासन का मंत्र है, लेकिन तंत्र क्यों फेल है, मैं इस बात पे जा रहा हूं। हम बहुत डाटा में नहीं जाते हैं, आप सिर्फ ये बताइए ना कि 2022 के बाद एनसीआरबी आप लोगों के षड्यंत्र के चलते, क्योंकि 2022 ही अपने आप में इतना पोल खोलता है, इतना बीच में नहीं बोले थे हम, इतना दर्शा रहा है कि पूरा बिहार, पहले बिहार में अपराध होता था, अब अपराधी के बीच में बिहार रह रहा है। इससे ज्यादा चिंता की विषय क्या है? नीतीश जी बार बार घूम के कहते थे 5 बजे के बाद कौन निकलता था जी, 5 बजे के बाद कौन निकलता था जी। अब सुनिए, जवाब दीजिएगा। और उसमें आज इस बात की चैलेंज टीवी पर हो, डाटा के साथ हो, 2005 से पहले जितना रात में वीरेंद्र कुमार का जवाब आपने नहीं दिया, लूट हुआ था, बलात्कार हुआ था, उससे तिगुना प्रेम झलक रहा है नीतीश के राज में दिन में होता है। इससे भी ज्यादा। अब डिस्टर्ब मत कीजिए, आपको नहीं टोकटा किए थे। दूसरा, कुल मिलाकर आज ये चिंता इस बात का है कि इतना अपराध बढ़ रहा है, इस बात की चिंता नीतीश कुमार सबसे पहली बात जानकारी नीतीश कुमार जी को है या नहीं? एनसीआरबी के आंकड़े राज्य सरकार नहीं जारी कर सकती है। एनसीआरबी के आंकड़े एनसीआरबी ही जारी। एक सवाल एनसीआरबी पर राज्य सरकार का कोई अधिकार नहीं है, ये हमारे क्षेत्राधिकार के बाहर है। एनसीआरबी के आंकड़े एनसीआरबी ही जारी करेगी। डबल इंजन राजेश जी, हो गया, मेरी बारी है, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। क्या जितने अपराध, राजीव जी अभी उनकी बात कहने दीजिए। सवाल पूछेंगे कि आप ये बताइए कि बिहार में जो अपराध हो रहा है, इसकी जानकारी नीतीश कुमार जी को है या नहीं? क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है। मैंने आपको कहा बिहार की घटनाओं को, अभी सुन लीजिए, बिहार की घटनाओं को जंगल राज के दौर से उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार, राजेश राठौर जी, ये शहाबुद्दीन का समानांतर उसकी सरकार नहीं है, ये राजवल्लभ यादव की सरकार का जमाना नहीं है। अलग अलग जिलों में जो इलाकाई जो सरकारें काम करती थी, जो समानांतर सरकारें थी, जो बाहुबलियों की सरकारें थी, जो उग्रवादियों का आतंक था, इसका क्या मतलब है? जरा एक मिनट, सेनाओं के बीच के संघर्ष, ये बार बार राजेश मारे जा रहे लोग, राजीव रंजन जी, थानों में जाता राजेश था। राठौड़ बार बार ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार को इसके बारे में जानकारी थी कि नहीं थी? ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है बार बार? जो राजेश राठौड़ सवाल उठा रहे हैं कि नीतीश जी को इसके बारे में जानकारी थी कि नहीं थी, ये सवाल क्यों उठा जा रहा है? राजीव रंजन, राजेश राठौर का सवाल तो जवाब से भी लंबा है। साहिल जी, वो जवाब पहले सुनेंगे, तब तो वो तो लगातार सवाल ही करते जा रहे हैं। दिक्कत क्या है, बोलिए, कि राजद और कांग्रेस को लगातार सवाल खड़े करने की आदत है। इनसे बोलिए कि राहुल गांधी बिहार आने के बजाय बेंगलुरु क्यों नहीं चले गए, जहां इंसानी जानें चली गई थी, 11 लोग मारे गए थे, अनेक लोग घायल हुए थे। मुख्यमंत्री और सरकार की विफलता पर एक शब्द नहीं निकला। ये कैसी राजनीतिक अवसरवादिता है कि बेंगलुरु जाने के बजाय वो बिहार में आए थे लोगों को गुमराह करने के लिए और बरगलाने के लिए। कानून व्यवस्था पर बिहार में सवालों का दौर अब शुरू हो गया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरे पास समय खत्म हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर सवालों का दौर अब बिहार में शुरू हो चुका है। एक तरफ
सुशासन की बात की जाएगी तो दूसरी तरफ अपराध की बात की जाएगी। एक तरफ जाति जनगणना की बात की जाएगी तो दूसरी तरफ विकास की भी बात की जाएगी। इन दोनों के बीच में आखिरकार क्या निकल कर आता है उस पर ध्यान रखना काफी जरूरी होगा। एक छोटा सा ब्रेक हम आज तक पर लेंगे और उसके बाद देखेंगे अल्लाह बोल। आप देखते रहिए।